In this video, we will discuss the answers of in-text questions of Class 10 Science, Chapter 2, Acids, Bases and Salts. Question given on page number 18. Question number 1. You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? क्वेश्चन को समझिए. 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है. लेकिन किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है हमें नहीं पता. इसको पता करने के लिए हमें रेड लिटमस पेपर दिया गया है. कैसे हम पता करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है? हम जानते हैं जो सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है वो बेसिक होगा, ठीक है, और जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है वो एसिडिक होगा, और जो सॉल्यूशन रेड और ब्लू पर कोई इफेक्ट नहीं डालता वो न्यूट्रल होगा, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर होगा. ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको. पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स टर्न बाय टर्न. द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू विल बी ए बेसिक सॉल्यूशन. तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इस टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है. अब हमारे पास जो रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड here can now be used to test the acidic solution. Put the blue litmus paper obtained above in the remaining 2 test tubes turn by turn. The solution which turns the blue litmus paper to red will be the acidic solution. The solution which has no effect on any litmus paper will be neutral and hence it will be distilled water. Questions given on page number 22. Question number 1. Why should curd and short substances are not be kept in brass and copper vessels? हम जानते हैं कर्ड एंड शोर्ट सब्सटेंसेस एसिड होता है इनके अंदर, और एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और कुछ सॉल्ट्स बनाते हैं. दे मे बी हार्मफुल. और ब्रास एक अलॉय है कॉपर और जिंक का, और कॉपर एक मेटल है. तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर. Curd and other short substances contain acids. Therefore, when they are kept in brass and copper vessels, the metal reacts with the acid to liberate hydrogen gas and harmful products, thereby spoiling the food. Next question. Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this question? इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है. पहला कि यदि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है. एक एग्जांपल से इसको आपको समझाना है, और जो गैस निकल रही है उसकी प्रेजेंस को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे. आंसर होगा हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल. एक इलस्ट्रेशन. सेट अप द apparatus एज शोन इन द गिवन फिगर. ये इस डायग्राम में जैसे सेटअप दिखाया गया है. ये स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर ये टेस्ट ट्यूब लगाई गई है. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स आप डालेंगे. जैसे दोनों की रिएक्शन होगी एक गैस निकलेगी. ये गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस सॉप सॉल्यूशन में आएगी, ठीक है, और इसके साथ ही ये सॉप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस निकलेंगे. और जब इसके साथ बर्निंग कैंडल को आप इन बबल्स के साथ लेके आते हैं तो देट विल बर्न विद द पॉप साउंड. ओके, take some zinc granules in the test tube, add about 5 ml dilute sulfuric acid slowly. Soon the reaction between zinc and sulfuric acid starts and hydrogen gas is evolved. Now test for hydrogen gas. Hydrogen gas is not soluble in water. When passed through soap solution, it gets trapped into bubbles. Bring a burning candle near the soap bubble filled with gas. The soap bubble bursts and hydrogen gas burns with a pop sound. Next, metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce efflorescences. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is a calcium chloride. हमें पता करना है कि ये A क्या है, मेटल कंपाउंड क्या है. तो कहां से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा कि इससे जो गैस निकल रही है दैट एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल. इसका मतलब ये गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके,
अब कौन से कंपाउंड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं? या तो ये मेटल कार्बोनेट्स होंगे या मेटल बाइकार्बोनेट्स होंगे। तो दोनों में से क्या है और किस मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, इसका हिंट हमें यहाँ से पता लगेगा। कैल्शियम क्लोराइड एक वन ऑफ द प्रोडक्ट है ये। ओके, इसका मतलब जो मेटल कंपाउंड ए है वो कैल्शियम का है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एक ही चीज है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट ऑब्टेन इन द सॉलिड स्टेट। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो आंसर लिख सकते हैं, एज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, द मेटल कंपाउंड ए मस्ट बी कैल्शियम कार्बोनेट। Therefore, the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid is CaCO3 solid state में plus 2HCl aqueous form में, it gives CaCl2 calcium chloride CO2 and H2O. Next question. Question given on page number 25. Question number 1. Why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? हम जानते हैं कौन से सब्सटेंस एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, जो वाटर के अंदर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ओके, तो देखिए ये HCl है, ये HNO3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास होता है C6H12O6। ओके, इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अल्कोहल, वैसे तो अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी क्लास है, लेकिन जनरली जब अल्कोहल वर्ड आता है तो वो हम ये वाला फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। ओके, इन चारों कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन सिर्फ यही एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, ये दोनों नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये H+ आयन देंगे एक्वा सॉल्यूशन में और ये H+ आयन एक्वा सॉल्यूशन में नहीं देंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम? H+ ions in aqua solution are responsible for acidic character. HCl, HNO3 etc. give H+ ions in water, while alcohol and glucose do not give H+ ion in water. Therefore, alcohol and glucose do not show acidic character. Next, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Aqueous solution, इसको आप ध्यान रखिए, कोई भी सब्सटेंस जो aqueous फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका मतलब उसके अंदर आयोन्स प्रेजेंट है। उन आयोन्स की वजह से ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, चाहे ये सॉल्यूशन एसिड का हो, चाहे बेस का हो, चाहे सॉल्ट का हो। तो हमारे पास आंसर होगा, एसिड डिसोसिएट्स इन aqueous solution to form ions. Because of the presence of these ions, the aqueous solution of an acid conducts electricity. Next, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? ध्यान देखिए, लिटमस पेपर का कलर तभी चेंज होगा जब हमें H+ आयन या OH- आयन मिलेंगे, और ये आपको सिंपली मिलेंगे aqueous सॉल्यूशन के अंदर। तो ये भी ड्राई है और HCl भी आपके पास ड्राई है, तो हमें H+ आयन नहीं मिलेगा। तो आंसर होगा हमारे पास, कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय द आयन्स H+ आयन और OH- आयन, डिपेंड्स ऑन acid or base. Dry HCl gas does not contain H+ ions. It is only in the aqueous solution that an acid dissociates to give ions. Since in this case neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet. Therefore, the color of the litmus paper does not change. Next, question number 4. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? Answer, since the process of dissolving an acid in water is exothermic. क्या मतलब हुआ exothermic का? यानी कि इसमें heat evolve होती है. It is always recommended that acid should be added to water. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out, यानी कि उस कंटेनर में से वो बाहर आ सकता है, and cause burns. The glass container may also break. Next, question number 5. How is the concentration of hydronium ions H3O plus affected when a solution of an acid is diluted? ठीक है, किसी भी एसिड को यदि आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका अमाउंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयन्स कम हो जाएंगे। ओके, सो वी कैन से ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस।
Okay, and number of ions per unit volume, that is called its concentration. So we can say hence concentration of hydronium ion decreases. Next, how is the concentration of hydroxide ions, that is OH minus ions, affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? ऑलरेडी आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, यानी कि OH माइनस आयन ऑलरेडी है, और अब आप इसके अंदर एक्सेस बेस ऐड कर रहे हैं, और बेस क्या होता है, जो OH माइनस आयन देता है, तो क्या होगा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो आंसर होगा द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल इंक्रीज when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide. Next, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब pH आपके पास 7 होती है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, और pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, और pH 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक है। ओके, जितना कम pH होगा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब आंसर समझ गए होंगे आप। सॉल्यूशन A हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्यों, क्योंकि इसकी pH 6 है और B की 8 है। द सॉल्यूशन A विद pH 6 इज एसिडिक एंड द सॉल्यूशन B विद pH 8 विच इज बेसिक। Next, what effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution? यहाँ पर nature of solution का मतलब है कि solution acidic होगा, basic होगा या neutral होगा। ठीक है, ये किस तरह से H plus ion concentration पे concentration of H plus ion पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान दीजिए, कोई भी सॉल्यूशन हो हमेशा उसमें H plus ion एंड OH माइनस आयन प्रेजेंट रहेंगे। सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये H plus ion और OH माइनस आयन की रिलेटिव concentration पे डिपेंड रहेगा। If concentration of H plus ions is more than that of OH minus ions, the solution is acidic in nature. If the concentration of H plus ions is lesser than that of OH minus ions, the solution is basic in nature. If the concentration of H plus ions is equal to that of OH minus ions, the solution is neutral in nature. Next, do basic solutions also have H plus ions? If yes, then why are these basic? अभी हमने डिस्कस किया, सॉल्यूशन चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर बेसिक सॉल्यूशन आल्सो है H प्लस आयन, यस। फिर ये बेसिक क्यों कहलाता है, तो आप कह सकते हैं इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से कम है। Yes, basic solution also has H plus ions. However, their concentration is less as compared to the concentration of OH minus ion. That makes the solution basic. Next, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quicklime, calcium oxide, or slag lime, calcium hydroxide, or chalk, calcium carbonate? किस कंडीशन में सॉइल को ट्रीट किया जाएगा इन सब्सटेंसेस के साथ में? तो ध्यान देखिए, पहले तो इन सब्सटेंसेस की नेचर क्या है, ये सभी क्विक लाइम, स्लेग लाइम और चौक, ये सभी के सभी बेसिक है। ओके, तो सॉइल जब एसिडिक हो जाएगी तब हम इन बेसिक कंपाउंड से उनको ट्रीट करेंगे। तो आंसर होगा, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक दैट इज हैविंग लो पीएच, देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक, कैल्शियम कार्बोनेट। Now, questions given on page number 33. Question number 1. What is the common name of the compound CaOCl2? बहुत आसान सा आंसर, bleaching powder. Next, name the substance which on treatment with chlorine yields bleaching powder. Bleaching powder कैसे बनेगा? ठीक है, और आप कह सकते हैं कि जब क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग लाइम के साथ रिएक्ट करती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेग लाइम। ओके, नेक्स्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। आंसर होगा आपके पास वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। Solution of sodium hydrogen carbonate on heating gives sodium carbonate, water and carbon dioxide, और ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं, NaHCO3 हीट करते हैं, इससे बनेगा Na2CO3, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लगाना है।
नेक्स्ट, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और जब इसमें आप वाटर ऐड करते हैं तो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है जो कि जिप्सम होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। तो इस पे कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे? 1.5 H2O। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पर लिख देंगे। Okay, thank you. Subscribe my channel to get the next video, and in the next video we will discuss the answers of exercise question of this chapter.